अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल्तना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी है। नाज़रीन, खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसमें एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ पाकिस्तान की कोशिशों को अब आलमी सतह पर पूरी दुनिया गैर मामूली अहमियत दे रही है। और जहाँ पे आग लगी हुई है, जहाँ पे धुआं उठ रहा है, वो भी हमारे पड़ोस में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और अब तो इंडिया के अंदर धुआं भी उठ रहा है, साथ ही साथ वो चीखों की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, साथ ही वो इस चीज़ को मान भी रहे हैं, साथ ही साथ एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और इजराइल के अंदर भी वही आग है, लेकिन साथ ही साथ वो भी इस चीज़ का इजहार करते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए इस जंग को रोका। अच्छा, ये जो हम टीवी स्क्रीन पर आपको एंकर दिखा रहे हैं, हम इस एंकर को देख भी रहे थे कि कितने जोशीले अंदाज में पाकिस्तान नाकदीन कहेंगे, हेटर्स कहेंगे कि ये एआई है। अच्छा, ये एआई है, तब भी आप इसको देखिए, इसको एंजॉय कीजिए। और बुनियादी तौर पे वो सेंटीमेंट्स हैं जो कि इस वक्त जज्बात पाए जाते हैं। जो आग वहाँ पे लगी हुई है, जो धुआं उठ रहा है, जो सफ़े मातम वहाँ पे बिछा हुआ है, गोदी मीडिया हो या अंधभक्त हो या मोदी सरकार हो, उन सब का यही हाल है। जो क्लेम करते थे कि वो विश्व गुरु है, उनको तो कोई घास नहीं डाल रहा। और मेरे ख्याल में उनको एक ऑफर मिलनी चाहिए शाल, जैसे कि मीटिंग हो रही होगी, मोदी जी को चाय पेश करने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ पिक्चर्स ऐसी भी वायरल हो रही हैं जिसके ऊपर वो चाय पेश करते हुए मोदी जो है वो नजर आ रहे हैं, और वो चाय पेश कर रहे हैं। उनका काम भी तो यही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त अमेरिका ईरान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी थी, जिसके दौरान जंगबंदी मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के किरदार को नुमाया करार दिया जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, हमारा सोशल मीडिया नहीं कह रहा, बल्कि ये पूरी वर्ल्ड कह रही है इस वक्त। और इस्लामाबाद टॉक्स, बिल्कुल टॉक्स के नाम से जो टॉप ट्रेंड बन चुका है इस वक्त इस्लामाबाद, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और इस पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सिफारती हिकमत अमली को भी बहुत सराहा जा रहा है। मैं सुबह आते हुए वो सुन रही थी, खबरें सुन रही थी, हेडलाइन सुन रही थी, तो क्या उसमें तमाम मुमालिक इस चीज़ के मुतरफ हैं कि पाकिस्तान ने जो कर दिखाया शायद वो कोई और मुल्क ना कर पाता। वजह इशाल ये भी है कि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया है। जो कसाद बाजारी का खदशा था, जो महंगाई का, बेरोजगारी का खदशा था, अगर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये दावा भी कर रहे थे, ये धमकी भी दे रहे थे कि वो पूरी सिविलाइजेशन को ईरान की तबाह करने के दर पे हैं, क्योंकि एक चारों तरफ से वो घिरे हुए थे। और नेतन्याहू ने उन्हें एक ऐसी जंग में घसीट दिया था जिसमें जो सुपर पावर का टैग है वो अमेरिका से हटता दिखाई दिया, और वो अपने आप को घिरा हुआ महसूस होते हुए कुछ भी ऐसी हिमाकत कर सकते थे जिससे बड़ी तबाही का खदशा बहरहाल मौजूद था। बिल्कुल। और इस वक्त भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आ रहा है। भारतीय तज्जियाकारों ने अपने ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि एक दहाई कबल उड़ी वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का दावा किया था, मगर आज सिफारतकारी के मैदान में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई देती है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पैगाम भी गैर मामूली तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसने सिर्फ हम देख रहे हैं कि 40 मिनट में 10 लाख व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और नया रिकॉर्ड कायम किया। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस कामयाबी पर जुमे के रोज़ मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का भी ऐलान किया है। यौम तशक्कुर की बात आई तो यकीनी तौर पे उसको हम सबको मनाना भी चाहिए। और जो यौम तशक्कुर, जो जश्न, जो सेलिब्रेशन हमने तेहरान की और ईरान के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर देखी है ईरान की आवाम की तरफ से, वहाँ पे एक तरफ तो ईरान के झंडे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के झंडे भी थे। पाकिस्तान तशक्कुर के नारे वहाँ पे बुलंद किए जा रहे थे। और ये जो भाईचारा है, हमारी दुआ है कि यूं ही कायम रहे, ये अमन भी देरपा हो, मुस्तकिल हो, पायदार हो। और इसके लिए अब एक अहम बैठक होने जा रही है जुम्मे को। जो आला सतही वफ्द है वो ईरान से आएगा, जिसकी क़यादत करेंगे वहाँ के ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ। और दूसरी तरफ जेडी वैंस होंगे, स्टीव विटकॉफ होंगे, जेरेड कुशनर होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की ये कोशिशें रंग लाएंगी इंशाअल्लाह। और अब हम आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब। और सबसे पहले हम आज के प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि अमेरिका और ईरान के जंगबंदी मुज़ाकरात हफ्ते के रोज़ होंगे। सदर ट्रंप का जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजने का ऐलान। बातचीत शुरू होने से कबल ही 3 अहम नुकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई है, ईरानी स्पीकर ये कहते हैं। इस पर भी हम तफसील से जायज़ा लेंगे कि आखिर वो कौन से नुकात हैं जिनकी खिलाफ वर्जी जंगबंदी मुज़ाकरात होने से पहले ही शुरू कर दी गई है। बिल्कुल। और फिर बात होगी तुर्क सदर का, वज़ीर आज़म को टेलीफोन, खित्ते में कशीदगी रुकवाने पर मुबारकबाद दी गई है। तुर्क सदर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए वज़ीर आज़म की मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत का इयादा भी किया है।
इस पर भी होगी बात। और उसके बाद सिंध में पुरस्रार जल्दी बीमारी एमपॉक्स से 10 दिन में 7 बच्चों की अमवात से लोग तशवीश में मुब्तला हैं। खैरपुर में मंकी पॉक्स की वबा के लिए वफाकी सतह पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे और इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ करना होगा, इस पर भी होगी बात। जी हाँ, और फिर बात होगी क्रिकेट की। PSL 11 पेशावर ज़ालमी ने हैदराबाद किंग्स मैन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका सफ़र हुआ तमाम PSL से। आज एक और मुकाबला भी है, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। कौन किस पर सबकत हासिल करेगा, इस पर भी बात होगी। और इसके बाद बात होगी नफ्सियाती बीमारी को छुपाएं नहीं, अपनों को बताएं और इलाज कराएं। ज़हनी सेहत कोई शख्सी नफ्सियाती मरीज़ या साइकोपैथ कैसे बनता है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आपकी ज़हनी सेहत गिरने से आप अपनी जान के दुश्मन भी हो सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने की दर पे हो सकते हैं। इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने पहले टॉपिक की जानिब। और हमारा पहला टॉपिक यही है कि मशरक़ वुस्ता और आलमी सियासत एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां जंग, सिफारतकारी और आलमी ताकतों के मफादात एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान एक अहम सिफारती मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। वाइट हाउस ने तस्दीक भी की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नायब और आला जो मुशीर हैं उनको पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है, जहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात हफ्ते के रोज जुनीद मुतवक्के हैं और इसके ऊपर अब पाकिस्तान को बड़ी कड़ी निगरानी भी करनी होगी। बिल्कुल पहरा देना होगा, क्योंकि शरारतें करने वाले तखरीबकार जो सबोताज करना चाहते हैं, जो स्पॉयलर हैं, उनसे चौकन्ना रहना होगा। इस पेशरफ्त की तस्दीक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी कर दी है वज़ीर आज़म से अपने राब्ते के दौरान। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपके साथ करा देते हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं नवाज़ अली साहब, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं, वो हमारे साथ होंगे। मंसूर जाफर साहब से आगाज़ करते हैं। मंसूर साहब, आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की काविशें थीं वो रंग लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आलमी सतह पे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त मकाम मर्तबा दिया, इसको तो सभी मान रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, पहले ईरान पर हमले हुए, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, हमने देखा कुवैत के ऊपर, UAE के ऊपर। तो इन हमलों के होते हुए कितने खदशात मौजूद हैं कि जो सीज़ फायर है इसको नुकसान पहुँच सकता है? कोई शक नहीं है कि इसको रोज़ अव्वल से ही बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो भी माहिदा तय पाया है, जो सीज़ फायर गया है, उसमें अव्वल नुकता तो यही है कि जो लबनान में इसराइल की चढ़ाई और ख़ास तौर पे इसराइल के जो लबनान पर तकरीबन 10 मिनट में 100 मकामात पर जो हमले किए गए हैं, इसमें तकरीबन 300 के करीब अफराद जो हैं वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं। और उसके साथ साथ ईरान का जो हक है यूरेनियम को अफजुदा करने के हवाले से किसी दर्जे में भी उससे इनकार के बारे में भी जो बाकर का लिवाफ है उन्होंने खबरदार किया है। और इसी तरीके से खुद कल ही इस दिन के आगाज से ही ईरान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की गई, मुख्तलिफ ड्रोन जो है वो भेजे गए और वहाँ पे कुछ अटैक किए गए, जिसके जवाब में फिर ईरान ने भी खलीज के अंदर कुछ मकामात पर जो है वो अपने ड्रोन भेजे और मिसाइल दागे। अब ये वो सूरत हाल है, बड़ी टेंस सिचुएशन बन जाती है। वैसे भी इस नौइयत की जंगें जिनको बड़ा तवालत अख्तियार कर देती है, उसमें उसके बाद जो मरहला है और अबूरी फायरबंदी का मरहला, उसमें वायलेशन जो है वो एक यानी बाज़ का तो नॉर्मल समझी जाती है, लेकिन इस नौइयत की डेलिकेसी के जिसमें बहुत सारे मुल्क जो है वो सालिसी में इन्वॉल्व हों तो उसका चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके इल्म में होगा कि यही इसराइल और अमेरिका है कि इन्होंने गजा के अंदर जंग के दौरान मुतअद्दिद बार सीज़ फायर किया, इसराइल उनको वायलेट करता रहा। अब भी जो लास्ट अक्टूबर में सीज़ फायर हुआ है उसके बाद से तकरीबन 1000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है और आए रोज़ इस नौइयत की फायरबंदियाँ जो है वो उसका एक लिहाज से हिस्सा बनी हुई है। यही वजह है कि वो इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पे इस ईरान और इसराइल और उसके साथ साथ अमेरिका की जो जंग है, इसमें इस मामले को डिफरेंट नज़र से इस लिहाज से देखते हैं कि इसके साथ इलाकाई ममालिक जो है वो भी इसके बेनिफिशरी हैं और इसके जंग का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा वसी हो जाता है, इलाकाई सतह पर फैल जाता है। ये तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया जाना चाहिए कि जंग किसी न अंदाज से कंटेन हो गई है, चाहे अबूरी तौर पर हुई है। अदरवाइज इसका जो दायरा इख्तियार है, जो दायरा कार है, वो बहुत ज़्यादा वसअत पाने का अंदेशा था और उसके नतीजे में जो ख़ास तौर पे जो बैनुल-अक़वामी तौर पे उसके असरात ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से, सियाहत के हवाले से, एविएशन के हवाले से,
शिपिंग लेन्स के हवाले से, इंश्योरेंस कंपनियों के हवाले से, यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बेहतरी आई है। जैसे ही जंगबंदी के लिए सीज फायर का मुआहदा हुआ है, उसके साथ ही सीज फायर होने के साथ ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, ऑयल प्राइसेस एकदम से नीचे आई हैं, तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और यकीनन यही सबके मफाद में भी है कि जंगबंदी जो है मुस्तकिल बुनियादों पर हो जाए। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, नवाज अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। नवाज अली साहब, जिस वक्त जंगबंदी के लिए सीज फायर का मुआहदा होता है, सीज फायर के लिए एक टाइमलाइन तय की जाती है, उसके बाद फिर वहाँ पर ड्रोन्स भेजे जाना और फिर इस तरह की शरारतें किए जाना, आप समझते हैं कि क्या वाकई में इजराइल या अमेरिका इस तरह की कोशिश के लिए यकीनी तौर पर कर तो रहे हैं, वो चाह भी रहे हैं, लेकिन इसको पाया तकमील तक पहुँचने देंगे? और फिर दूसरा, पाकिस्तान जिस तरह से इसमें एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, हम देख रहे हैं कि लेबनान की बात, अगर ये जंगबंदी ईरान की हद तक होती है तो लेबनान के ऊपर अभी भी एक तलवार लटक रही है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप भी इजहार कर चुके हैं कि उसको इससे बाहर रखा जाए। लेबनान की जंग इसका हिस्सा नहीं है, ना ही इस मुआहदे का हिस्सा है, तो फिर इसका मतलब ये कि ये खित्ता मुकम्मल तौर पर पुरअमन तो नहीं होगा या अमन तो कायम नहीं हो पाएगा अगर लेबनान या गजा या दीगर ममालिक के ऊपर इसी तरह से इजराइल अपनी चढ़ाई करता रहेगा या वहाँ पर इसी तरह की बर्बरियत जारी रहेगी। क्या कहते हैं आप? जी देखें, बहुत शुक्रिया। एक तो आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो इसमें पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी एक दफा फिर कामयाब हुई है और जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक जो आप कहें कि टेक्निक्स थी जिनकी वजह से पूरी दुनिया में जो इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग की वजह से जो तबाही के आसार नजर आ रहे थे, जिनको इवन पूरी दुनिया तो छोड़ें, जो सबसे बड़ा मुल्क हमारा अगर एनिमी कहें इंडिया, उसमें देखें कल से जो एक भूचाल बरपा है जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान की एक सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की वजह से। दूसरा देखें, आपने जब बात की तो कहीं पे भी जो जंग होती है उसका एट द एंड जो रिजल्ट होता है वो मीडिएशन या थ्रू थर्ड पार्टी के ही होता है। तो पाकिस्तान ने भी इस वक्त की जो वो पावर्स थी जिनकी एग्रेसिव पॉलिसीज थी, जिनमें किसी तरह से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी बिजाहिर नजर नहीं आ रही थी, उसको जिस तरह से हैंडल किया है, ये यकीनन पाकिस्तान की फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की सियासी जो क़यादत है उनको क्रेडिट जाता है। एक तो हो गया ये। दूसरा देखिए, जब आप मीडिएशन की बात करते हैं, जब आप वॉर की बात करते हैं, तो वॉर के बाद आपने फाइनली थर्ड पार्टी के थ्रू या अपने टेबल टॉक्स पे जाके भी उसको फाइनली पुरअमन हल की तरफ लेके जाना है। दुनिया में जितनी भी जंगें लगी हैं, आखिरी तौर पे और लास्ट ऑप्शन एज उनका मीडिएटरी जो रोल होता है वही होता है। उसमें या तो कैंप डेविड एग्रीमेंट की ले लें, पाकिस्तान में, इंडिया में शिमला का देख लें, बाकी चीजें देख लें, दैट मीन्स कि ये एक तरह से होना था। लेकिन ये कि पाकिस्तान के हिस्से में इतनी बड़ी कामयाबी का आना, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। दूसरी जो यहाँ पे बात की जा रही है, हमने जंग के लिए जिन दो ममालिक को शराइत पे राजी किया है, देखिए उसमें इस वक्त तो इनिशियल स्टेज पे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो तमाम चीजें या तमाम रीजन्स को कंट्रोल करें। फर्स्ट स्टेप आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए होता है। कहीं भी एकदम से आपने पीक पे जो चलती हुई जंग थी उसको आपने खत्म तो ना, लेकिन चले सीज फायर। आप देखें कुछ दिन पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट या उनकी तरफ से जो एक्स पे आ रहे थे कि जी हम इनको पत्थरों के दौर में पहन दें, दैट मींस कि वो एक एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए थे। ऑन द अदर हैंड ईरान की तरफ से भी आप देखें कि सऊदीया पे और बाकी ममालिक पे एक तरह से उनको जो है वो रिएक्ट करना, दैट मींस कि कोई कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी जाहिर नजर नहीं आ रही थी। इवन आप कल एक दिन छोड़ के उससे पिछले दिन भी देख लिए, तब भी हालात इतने पुरअमन नजर नहीं आ रहे थे। अब अगर हुए हैं तो डेफिनेटली उसमें हिजबुल्ला का या लिबनान का जो आपने रोल प्ले करने की बात की या वहां पे स्ट्राइक करने की बात की, देखें इजराइल की तो डे फर्स्ट से कोशिश है कि किसी भी तरह से जंगबंदी ना हो, ये चीजें मुसलसल चलती रहें। इजराइल के लिए अगर देखा जाए तो इस रीजन में जो पहले दिन से ही जो सबसे बड़ा थ्रेट था वो ईरान था। ईरान क्यों था? ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम था, ये ऑलमोस्ट उनके कंप्लीट था होने के करीब। अगर ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता तो ना, मतलब यू कैन वेल इमेजिन। लेकिन नवाज साहब, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम तो तब कंप्लीट होता है जब उनके प्लान का हिस्सा होता है। ईरान तो बड़ा वाज़ेह और मुतअद्दिद मरतबा कह चुका है कि न्यूक्लियर डेटरेंस हासिल करना उनके प्लान का, एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। वो तो अपने
दिफा के लिए या दीगर मकासद के लिए अपने जो मिसाइल सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, उसको मरबूत कर रहे हैं और उसके ऊपर वो कारबंद है। आपके ख्याल में मंसूर साहब, ये जो बुनियादी वजह था वो मुल्क या वो किरदार नेतन्याहू या इजराइल वो टेबल टॉक पे है ही नहीं, तो वो यकीनी तौर पे उसकी ये ख्वाहिश भी है और उसकी कोशिशें नज़र भी आ रही हैं लिबनान के ऊपर, जिस तरह से आपने भी तस्करा किया 10 मिनट में 100 से ज़्यादा हमले करना। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि कुछ हमारे अरब कंट्रीज़ भी इसके अंदर सहूलतकार का किरदार मुसलसल अदा कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि जंग इस तरह से ख़त्म हो के जिसमें ईरान फातह दिखाई दे, क्योंकि उनके लिए बाद में मसाइल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी ईरान ने हमला किया है कुवैत के ऊपर, यूएई के ऊपर, वो कहते हैं कि हमने जवाबी कार्रवाई की। तो हमें पाकिस्तान को किस अंदाज में ये यकीनी बनाना है कि इज़राइल की ये शरारत, भारत की ये शरारत, या फिर अगर कोई इनकी सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है तो इनको बाज रखा जाए, इनकी किसी स्पॉइल करने की कोशिश को कामयाब ना होने दिया जाए इन मुज़ाकरात को? देखिए जी, अगर तो आप कह सकते हैं इसराइल इस प्रोसेस में शरीक नहीं है, तो इसराइल अमेरिका के तवस्सुत से पूरे का पूरा इस प्रोसेस में शरीक है। इसराइल की जो फसादी नौयत है या उसकी जो तबीयत है, उससे अमेरिका भी बखूबी आगाह है। यही वजह है कि इस पूरे प्रोसेस यानी जो सीज फायर था उसके बारे में आखिरी लम्हे तक जो है वो नेतन्याहू को इतला नहीं दी गई। उन्हें इस फैसले से कुछ अर्सा पहले, कुछ लम्हे पहले जो है वो फोन करके आगाह किया गया कि हम इस सीज फायर में जा रहे हैं। तो यकीन उनके पास उस वक्त कोई रद्द-ए-अमल देने का वक्त नहीं था या वो फौरी तौर पे कुछ कर नहीं सकते थे। जहां तक इस खित्ते के ममालिक के कंसर्न्स हैं, खासतौर पे ईरान के हवाले से, वो आज के नहीं है, उसकी तारीखी रूट्स हैं। अरब अजम की एक जंग है, फिर उसके बाद रिसेंटली यही अमेरिका जो था इन ममालिक को आपस में मसले की बुनियादों पे, लिसानी बुनियादों पे भी एक दूसरे के खिलाफ सफारा करता रहा है और यानी एक बड़ी तारीख है इस पूरी जंग की। तो लिहाजा अब एक अदम इत्मीनान या जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इस लिहाज से बढ़ गया है कि एक खुली जंग का हिस्सा बन गया है वो। तो लिहाजा अब इस जो फायरबंदी है, इसके जो अगले मरहले हैं, जब इसको फाइनली ट्यून किया जाएगा, उसमें जो चीज़ महसूस की जा रही है, शायद इस नौयत का एक नो वार पैक्ट एक तो अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले के हवाले से, और इसी नौयत का एक नो वार पैक्ट जो है वो ईरान और खित्ते के ममालिक के दरमियान तय पाए कि म्यूचुअली एक दूसरे पर अटैक करने से बाज रहा जाए। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे अच्छा मंसूर साहब, आप ना हुर्मुज़ का स्टेटस क्या देख रहे हैं इस सीज फायर के बाद या मुस्तकिल अमन के बाद? क्या वाकई में जिस तरह से हम खबरें सुन रहे हैं कि मुश्तरका पर डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि जब हम मुश्तरका तौर पे इसको ऑपरेट करेंगे, टैक्स लिया जाएगा गुजरने वाले कंटेनर से, जहाज़ों से, तो ये प्रैक्टिकल हो पाएगा? ये बड़ी लाउड थिंकिंग है जी, और मकसद है कि मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं और मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हैं कि जिनके ज़रिए इसको खुला रखने के हवाले से बात की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए एक बड़ी हाई सीलिंग मुकर्रर करने के लिए इस नौयत के हॉट ट्रैक जो है वो ईरान या दीगर ममालिक जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि ये ईरानी टेरिटोरियल वाटर है, ओमानी टेरिटोरियल वाटर है, ये इनका इस्तेहकाक है, वो इसको कैसे मैनेज करते हैं और माजी में वो आसानी से करते रहे। लेकिन अब हकीकत हाल ये है कि इस वक्त इस जंग के नतीजे में तकरीबन 34-35 दिनों से जो टैंकर्स फंसे हुए हैं दोनों तरफ, उनकी तादाद तकरीबन 800 के करीब है। और अगर इसको स्मूथली सेल भी करने दिया जाए, अगर दिन की ट्रैफिक मुकम्मल जारी भी रहे, तो इसको भी तकरीबन कम से कम 4 से 6 हफ्ते जो है इस पूरी ट्रैफिक को क्लियर होने में लगेंगे। और फिर जाके ये चीजें, और सीज फायर का टाइम पीरियड आपके इल्म में है कि वो दो हफ्ते है या 14 दिन है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए भी और वहां से जो जिन ज़ाहिर मुल्कों का सामान रुका हुआ उनके लिए भी। तो जरूरत इस अमर की है कि इन मामलात को उलझाने के बजाय इसको फिलहाल सुलझाया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, सॉरी, हमारे साथ मौजूद थे और इस बात के ऊपर इजहार जो है वो जर्मन भी करके जंग ख़त्म होना बहुत ही खुशाइंद है और सभी मुल्क इसके लिए बड़े खुश हैं कि फाइनली जो है सीज़ फायर हो गया। लेकिन वो कहते हैं जो एटमी ताकत होने से भी बड़ा हथियार एक ईरान के हाथों लग चुका है, वो है अबनाए हुर्मुज़। और अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की जो, और उसके ऊपर टैक्स लगाना अपनी मर्जी का, वो जो एटम बॉम्ब दे दिया गया है ईरान को, उसको भी कंट्रोल करना एक मुश्किल अमर होगा। और यकीनी तौर पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहेंगे, अमेरिका भी ये चाहेगा कि उनका तसल्लुत कायम हो, ईरान ये चाहेगा कि अबनाए हुर्मुज़ पर उसी का तसल्लुत रहे। नवाज़ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज़ अली साहब, इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह हम बात कर रहे थे नवीद इलाही साहब से, सॉरी मंसूर जाफर साहब से भी, कि इस सारी सिचुएशन के अंदर अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना, जो कि पहले ही खुला हुआ था, अब जंग बंदी सीज़ फायर इस शर्त पर हुआ है कि इसको दोबारा से खोला जाए। एक तो
समझ नहीं आई कि जंग जिसके लिए आपने शुरू की थी, जो पहले खुला हुआ था, उसके बाद आपने जंग शुरू करने के बाद उसको बंद करवाया और अब आप इसी मुतालबे पर जंग जो है वो दोबारा से सीज फायर की तरफ आए हैं। अब नाए हुर्मुज़ किसके पास उसकी आप समझते हैं कि पावर होगी और कौन उसको चलाएगा? और जिस तरह से ईरान को कहा जा रहा है कि ईरान के पास एक बड़ा एटम बॉम्ब आ गया है, अगर ईरान के पास नाए हुर्मुज़ की ताकत और पावर होगी तो आप समझते हैं कि वाकई ये एक एटम बॉम्ब हो सकता है और ईरान उसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा? देखें, बिल्कुल। अब इसमें यह है कि एक तो देखें, आप किसी भी स्टेट की एग्जांपल ले लें तो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन गॉड गिफ्टेड होती है और वही उसका सबसे बड़ा असासा होती है। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के पास जो इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसकी बेसिस पे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो यकीनन इसको एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जैसे ही उन्होंने बंद किया तो एकदम से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस स्टार्ट हो चुके थे, ऑयल प्राइसेस एकदम अप हो गई थी। उसकी वजह से बाकी तमाम ममालिक पे, स्पेशली जो खलीजी ममालिक हैं, उन पे उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा था और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके असरात बाकी ममालिक पे ऑलमोस्ट पूरी दुनिया थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो जंग बंदी हुई है उसमें सबसे बड़ी जो रीजन थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का बंद होना था। और इस चोक पॉइंट को अगर आप देखें तो एक तरह से एक आपका ऐसा जो गॉड गिफ्टेड चोक पॉइंट है जो सी रूट्स में, जिसमें उसके बगैर परमिशन के कोई एक भी जो है वो आगे नहीं मूव कर सकती है कहीं पे किसी किस्म की ट्रैफिक। सो दैट मींस कि ईरान ने उसी दिन से उसको टारगेट बनाया, उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखा। इस वक्त की जो पोजीशन है, जो अमेरिकन की डिमांड है या अमेरिकन की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरानियन इन्फ्लुएंस से निकाल के इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल जितनी भी फोर्सेस हैं उनके सुपरविजन में, उनके कंट्रोल में दिया जाए। इनडायरेक्टली तो ये एक तरफ से अमेरिकन की डिमांड है कि इसको ईरानियन तसल्लुत से, ईरानियन कंट्रोल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन किस तरह से तरीक़ाकार क्या होगा? क्योंकि अब ईरान ने साबित कर दिया है कि आपने हुर्मुज़ पे उसका मुकम्मल कंट्रोल है और वो तो ये दावा करते हैं कि पूरी दुनिया भी मिलकर अगर चाहे हमें आपने हुर्मुज़ हमारी मर्जी के बगैर खुलवाने की तो ये नहीं हो पाएगा और सुपर पावर को उन्होंने रोक कर ये दिखा भी दिया है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर नवीद इलाही साहब भी हमारे आलमी उमूर। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे। आपके ख्याल में ये अहम बैठक होने जा रही है जुम्मे को, हमारी दुआएँ उसके लिए कि वो कामयाब हो, देर पा अमन ला सके, लेकिन ख़दशात बहरहाल मौजूद हैं और स्पॉयलर भी मौजूद हैं आसपास जो कि चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात तबाह बर्बाद हो जाएं। उनका सर्वाइवल इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको सबोताज करने, इसको स्पॉयल करने से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए वो क्या क्या इक़दाम हैं जो पाकिस्तान कर सकता है? एक तो चाइना की इन्वॉल्वमेंट बराह रास्त इसमें होनी इस स्टेज पे या आगे चल के, या रशिया की वो कितनी ज़रूरी है? गारंटर के तौर पर पाकिस्तान तो ये किरदार अदा कर ही रहा है, लेकिन जो लुबनान पर गुज़श्ता रोज़ हमले हुए हैं, जो ईरान के ऊपर हुए, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, ये कितना तबाह कर सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं इस तमाम प्रोसेस को? जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो है कि इस वक्त मौका ये है कि जो कामयाबी एस्टाउंडिंग सक्सेस मैं कहूँगा हासिल हुई है उसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। जी बिल्कुल। खदशात तो अपनी जगह मौजूद रहते हैं जब तक चीज़ें क्लाइमेक्स में नहीं पहुँच जाती। तो पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा एक लीप थी जो ली गई है और बड़ी सक्सेसफुली ली गई है, दैट इज़ द सीज़ फायर। और दोनों बड़ी पार्टीज़ और तीनों पार्टीज़ जो हैं जो इस जंग में थी, और बाकी स्टेट, पाकिस्तान को क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाता है कि जिन्होंने ये बड़ी फ्रेंटिक एफर्ट्स की डिप्लोमेटिक, लेकिन उन्होंने बाकी सारी दुनिया में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बाकी स्टेक होल्डर्स को भी खराज तहसीन पेश किया। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना और रशिया का भी इसमें रोल रहा और दोनों वॉरिंग पार्टीज़ का भी ज़ाहिर उस पर रोल रहा। तो पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा एक स्टेप जो है। तो दूसरी बात है कि जब इतना बड़ा डेलीगेशन हेडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट और साथ विटकॉफ जो स्पेशल एनवॉय हैं या जेरेड कोश्नर साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 80% मामला तय हुए होंगे। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो भी 10 पॉइंट अपना फार्मूला पेश किया है ईरान ने, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर नेगोशिएशन की ज़रूरत ज़ाहिर पड़ती है और ये सोच के ही नुकात जो हैं ऐड किए जाते हैं कि ये नुकात जो है हमने ड्रॉप करने हैं या इन पे हमने मैक्सिमम जो है लेवरेज हासिल करने की कोशिश करनी। तो मेरे ख्याल है कि ओवरऑल तो तमाम दुनिया को की ख्वाहिश ये है कि यहाँ पे पीस हो, अमन हो, और स्वाय एक हद के इजराइल जैसे
ममालिक का शरारत हो सकती है। लेकिन मेरा मेरा ख्याल है कि इस मौके पे देखिए, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा। कहा कि लेबनान में भी सीज फायर में शामिल था, लेकिन जेडी वांस ने आके कहा कि नहीं, वो उसमें शामिल नहीं है, इसलिए हमले बिल्कुल। हुए। आप देखिए कि अभी 250 से ज्यादा लोग जो है शहीद कर दिए उन्होंने कल। दुरुस्त। लेकिन ये भी आप समझिए ना कि एक स्पॉइलर है कि सारी चीजों को सैबोटाज किया बिल्कुल जाए सही कह और रहे हैं, और डिस्ट्रस्ट। स्पॉइलर से ही हमें बच के रहना होगा और उन्हीं चीज़ों का हमें पहरा देना होगा, इसको पूरी एक सिक्योरिटी देनी होगी। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब हम दूसरी तरफ आएँ तो सैंक्शंस का सामना था बहुत ज़्यादा ईरान को, और ईरान की शराइत वैसे तो नामंजूर की गई हैं, और जो ये इस बात का इजहार भी करते हैं जेडी वेंस के, जो ईरान की तरफ से 10 निकाती हमें शराइत दी गई थी उनको हमने जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, या उनको मानने से हम इनकारी हैं, लेकिन दोबारा से जो है वो बातचीत चल रही है पाकिस्तान के साथ ताकि ईरान के साथ नेगोशिएशन हो सके। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो असलहा फ्राहम करने वाले ममालिक थे ईरान को, उनके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाते हुए नजर आते हैं और 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये जंग बंदी के लिए, जिस तरह के हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, और उसको सबूताज करने की तरफ इकदाम नहीं किए जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या इसराइल की जानिब से, या जो हिमायती हैं इनके, क्या समझते हैं आप, ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? आपने दोनों ट्वीट्स तो देखे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के, कितने होस्टाइल, कितने क्रूड और रूड थे, और साथ ही सीज फायर पे आ गए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अमूमन इसलिए होती हैं ताकि अपनी स्ट्रेंथ शो की जाए, दूसरों को डराया धमकाया जाए ताकि मैक्सिमम गेन हासिल किया जाए जी। थ्रू नेगोशिएशन। वरना आप देखिए कि आप एक जायज़ा लें तमाम जंग का, अगर 10,000 बॉम्ब अमेरिका ने, इसराइल ने फेंके हैं या मिसाइल फेंके हैं ईरान के ऊपर, 2000 डेथ्स हुई हैं या शहादतें हुई हैं, यानी आप समझिए कि सिर्फ जो है वो 8,000 जो उनके बॉम्ब्स हैं वो कैसी जगह फेंके गए जिसमें कोई डेथ नहीं हुई। और आप दुरुस्त। जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे बच्चियों के स्कूल में 150 के करीब जी हाँ। बच्चियां शहीद हुई, या पहला एक था जिसमें 40 उनकी हायरार्की सारी शहीद हो गई। तो इसका मतलब है कि फिर तो वो बहुत बड़ी तादाद जो है ऐसी जगह फेंकी गई जिसका मकसद ही नुकसान ना पहुंचाना था। आप अमेरिका से तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके पास प्रिसीशन गाइडेड जो है, लेजर गाइडेड मिसाइल्स नहीं हैं जो स्ट्रेट जाके कहीं पिन पॉइंट करके हिट कर सकें। जी। तो एक ये मैं समझता हूँ कि अटैक्स अच्छा, थे ये ताकि सारी ये चीज़ें तो नेगोशिएशन की डॉक्टर साहब अपनी जगह हिम्मत मौजूद रहे। हैं। जिस तरह से आपने भी बात किया कि सेलिब्रेशन का वक्त है, यकीनी तौर पे है, और सेलिब्रेशन चल भी रही है, सिवाय उन कुछ अनासर के जो कि इस सीज़ फायर से ज़्यादा खुश नहीं है, जिनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। एक तो हमारा पड़ोस में ही हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, वहाँ पे बड़ा हाहाकार मची हुई है, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। अभी उनको घास डालने का, उनको तवज्जो देने का वक्त नहीं है। थोड़ा सा अगर इस मीटिंग के ऊपर आ जाएँ, एक तो कितना सिग्निफिकेंट है जेडी वैंस का पाकिस्तान आना, इस मौके पे तरीक़ाकार क्या होगा? दोनों फ़रीक़ैन को पहले अलहदा पाकिस्तान की तरफ से मैसेजेस पहुंचाए जाएंगे, फिर उसके बाद मीटिंग होगी, कितने अदवार मुमकिन हैं, और फिर किन चीज़ों पे आपको सेटलमेंट होती दिखाई दे रही है? और इस सारी बैठक का, इस सारी हैपनिंग का पाकिस्तान में आना, पूरी दुनिया का पाकिस्तान की तरफ देखना, तवज्जो का मरकज़ होना, फिर यकीनी तौर पे पूरी दुनिया का मीडिया भी इसे रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें कितनी सिग्निफिकेंट हैं, कितनी अहमियत की हामिल हैं, और ख़ास तौर पे तीसरी जंग अज़ीम से या बड़ी तबाही से दुनिया को बचा लेना पाकिस्तान का? ये बहुत अहमियत है। देखिए, सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा आप इससे लगाइए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। उनके साथ दोनों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं विटकॉफ जी। स्पेशल वो आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उनकी संजीदगी कि भी शो करता है ये, 70% जी, उनकी संजीदगी को भी शो करता है अमेरिका की। संजीदगी भी, और ये भी शो करता है कि काफ़ी चीज़ों पे इत्तेफाक हो चुका है। और यहाँ पे होमवर्क के बाद ना सुनने के लिए नहीं आएंगे। यहाँ पे अगर ना सुनने का उनको जरा सा भी भाप फिर देते आते तो हैं। शायद वो लोअर लेवल पे विटकॉफ ही आ जाते। तो यहाँ से उन्होंने कामयाबी लेके जानी है। कामयाबी यही है कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स की बात हो चुकी काफ़ी हद तक। अब जहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत है हाई लेवल गारंटीज की, उसके लिए वो खुद आ रहे हैं। लेकिन जैसे ईरान ने कई चीज़ों पे कहा कि हमें आप ये करके देंगे, आप यहाँ से अपनी बेसिस ले जाएंगे, लेकिन यूएन इसको ओके करेगा, तो वो दैट वुड बी द गारंटी, थिंग्स लाइक दैट। तो उन पे मेरा ख्याल है बातचीत होगी, और आई एम होपफुल कि इस पे
तो ये राउंड काफी कामयाब डॉक्टर रहेगा। साहब इंशाल्लाह ये राउंड कामयाब रहे, हम भी पूरी उम्मीद हैं और दुआ गो भी हैं इसके लिए, इन मुज़ाकरात के लिए। अगर हम शराइत की बात कर लें, कौन कौन सी शराइत आपको लगता है कि दोनों अफ्रीकैन की एक्सेप्टेंस हासिल कर पाएंगी, दोनों तरफ से कौन कौन सी शराइत कबूल कर ली जाएंगी, क्योंकि शराइत की एक लंबी लिस्ट दोनों जानिब से दी गई है। देखिए, पहली बात तो है कि जाहिर है कि एक अमेरिका एक हेजमोन है, उन्होंने सारी दुनिया में अपने बेसिस फैला रखे हैं। ख़ास तौर पे इस एरिया में जो बेसिस के ऊपर ये सारी इनकी आपस में लड़ाई हुई है और उनको हिट किया गया है, तो वो एक डिमांड है कि अपना बेसिस ख़त्म करें या अपना लपेटें और जाएं। तो मेरा ख्याल है इतना आसान अमेरिका के लिए नहीं होगा कि फौरी तौर पे ऐसी कोई कर सके, उनकी बात को माने। उसी तरह दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मस पे पूरे का पूरा मोनोपोली डोमिनेंस ईरान को नहीं देना चाहेगा अमेरिका, तो उस पर भी कोई ले दे होगी। तो ये मेरा ख्याल है कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दोनों ने एक्सट्रीम रास्ते चूज किए अपने लिए, लेकिन विद द इंटेंशन कि जब नेगोशिएशन होगी तो इसके दरमियान में आएंगे कहीं इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम देखें तो जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि यहाँ से मिडल ईस्ट से अपने अड्डे उठाना, ये तो एक शर्त हो गई ईरान की, लेकिन ईरान ये भी चाहता है कि जितनी जंगें इस खित्ते के अंदर शुरू की गई हैं उन तमाम को भी ख़त्म किया जाए। और आप जो इस तरह इस वक्त जो जंगें शुरू हैं, जिस तरह लिबनान के ऊपर अटैक हुआ है या फिर गाज़ा का मामला या दीगर ममालिक का, आपको लगता है कि ये शराइत भी मनवाने में कामयाब हो पाएगा ईरान? और बेसिकली तो अमन तभी कायम होगा इस खित्ते के अंदर जब ये तमाम जंगें भी रुकेंगी या ख़त्म होंगी? ये तभी होंगी जब दोनों तरफ से ये बातें हैं कि वो कह रहे हैं कि आप ईरानी प्रॉक्सीज जो हैं इसको ख़त्म करें, जैसे हिजबुल्ला के पीछे लगे हुए हैं ना। तो अगर वो दोनों पार्टी इस बात पे एग्री करेंगे कि हमले नहीं करेंगे और ये प्रॉक्सीज को कहीं एक हद तक ख़त्म करने की बात करेंगे, तो फिर कहीं आगे बात चल सकती है। अगर तीनों तरफ ये प्रॉक्सीज जिनको सपोर्ट करता है ईरान, चाहे हिजबुल्ला है, चाहे हुतीस हैं, चाहे यहाँ पे हमास को भी उनकी सपोर्ट हासिल है, तो मेरा ख्याल है फिर ये मुमकिन नहीं होगा। और इजराइल से तो वैसे ही आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उसके ऊपर कोई रीजनेबल। तो डॉक्टर साहब, अगर इजराइल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और वो इनडायरेक्टली तो है, खैर जेरेड कुशनर की सूरत में या स्टीव विटकॉफ की सूरत में इन मुज़ाकरात में, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं है, तो फिर किस तरह से ये अमन देरपा होगा और पूरे खित्ते के अंदर होगा? अगर इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा तो फिर ईरान को भी अल्टीमेटली उसकी जवाबी कार्रवाई उन प्रॉक्सीज की सूरत में देनी पड़ेगी। देखिए, तमाम चीज़ें जो ना 100% ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। ये तमाम अगर चीज़ें जो है उन पे किसी हद तक मामला तय भी हो जाए तो थोड़ी बहुत जो है इस तरह की हरकत जारी रहेंगी, उनको आप पूरी तरह काबू नहीं पा सकते हैं, ये रियलिटी है। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट भी अगर कोई चीज़ें तय हो जाए तो दैट वुड बी अ सक्सेस। अच्छा, नेतन्याहू के हवाले से अब उनके अपने जो अपोजिशन जमातें हैं, उनकी अपनी आवाम है, काफ़ी बदजन दिखाई देती हैं। ख़ासतौर पे जो सीज़ फायर वाला मामला हुआ है, वो कहते हैं कि काफ़ी शर्मिंदगी का सुबकी का सामना करना पड़ा है। इजराइल अपने तमाम तर जो फ़ौजी क़ुव्वत थी या जो उनकी स्ट्रेंथ थी उसको इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें घास नहीं डाली गई, बिल्कुल इरेलेवेंट रखा गया है। तो आपको लगता है कि नेतन्याहू का चैप्टर क्लोज होता दिखाई दे रहा है और उस सूरत में फिर देरपा अमन मुमकिन हो पाए इस खित्ते? बल्कि उनके पार्लियामेंट में तो कल यहाँ तक कह दिया गया है कि सियासी तौर पर उनकी कब्र खोद दी गई है नेतन्याहू की। मेरा ख्याल है खबर तो दोनों के लिए खोदी गई है। असल पावर तो अमेरिका था और ये आप समझे कि इसको एक मिलिट्री डिफीट तो हो गई इस जंग में। आप कह सकते हैं कि क्योंकि अपने अहदाफ पूरे किए बगैर और जवाब लेके और फिर पीछे हट गए हैं, तो इजराइल और अमेरिका के लीडर्स के लिए, दोनों के लिए बड़ा ये इस वक्त क्रिटिकल मोमेंट है। इंटरनल उनके ऊपर प्रेशर है और दोनों उसको नुकसान होगा इंटरनली इस पर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर नवीद इलाही साहब, माहिर आलमी अमूर मौजूद, इससे पहले हमारे साथ नवाज़ अली, मंसूर जावेद साहब भी मौजूद थे। सब ने अपना अपना तज्जिया दिया और सब इस चीज़ के लिए, और हम सभी, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया पर उम्मीद है कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ये कामयाब मुज़ाकरात हों और दोनों अफ्रीकैन की शराइत जो है वो मिलकर टेबल पर आएँ और उसके बाद उन्हें कबूलियत मिले ताकि ये जंग बंदी जो है वो हो पाए। और हम उम्मीद ये करते हैं कि अब हमने एक मौका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को भी
अदले का बदला लेवल करने का। हमने उनको नॉमिनेट किया था, अब उन्हें हमें नॉमिनेट करना चाहिए पीस मेकर के लिए और अमन के नोबेल इनाम के लिए। उन्हें तो नहीं मिल पाया, लेकिन पाकिस्तान को तो मिलने के काफ़ी चांस। पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग रोकी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात के दावेदार थे कि उन्होंने जंगें रुकवाई हैं, लेकिन अब ये जो सेहरा है वो पाकिस्तान के सर है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग को रुकवाया है, जो कि तीसरी जंग अजीम का पेशखैमा हो सकती है। और अल्लाह करे कि मुस्तकिल अमन लेकर आए इंशाअल्लाह। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इश्यूज भी होंगे और सेलिब्रेशन किस तरह से होनी है जुमे के रोज़, इस पर भी बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और अभी आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान जंग बंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। उसमें शोबिज़ और मीडिया शख्सियात ने भी भरपूर सराहा है। अदाकारा मिनाल खान हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट शेयर की है, जबकि अदाकार एजाज असलम ने तंज़िया अंदाज में भारत की खामोशी का जिक्र भी किया है और पाकिस्तान को सराहा भी है। जी बिल्कुल, और ये तारीफ भी बनती है और भारत को जो जिस वक्त उसको तन्हाई का शिकार है, उसे उसकी असल जो शनाख्त है या उसका किरदार है वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। एजाज असलम ने लिखा है कि आज भारत में काफ़ी खामोशी है, आज खुश तो हो गए तुम लोग, फ़ायदा तो होगा तुम्हारा भी, शाबाश बोल दो, थैंक यू पाकिस्तान। लेकिन ऐसा हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कम ज़र्फ दुश्मन होता है वो भी बड़ा वबाल जान होता है। आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनको जीतता हुआ, उनकी बहादुर और उनकी निडर जो फोर्स है, लेकिन ये सब कुछ आपको दिखाई देगा मूवीज़ के अंदर और प्रोपेगेंडा मूवीज़, जिस तरह से धुरंधर 1 या धुरंधर 2 है, इसी तरह से बॉर्डर 1 बॉर्डर 2 है। तो ये प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाने में उनका खासा है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो उसमें भी फ्लॉप हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो उनकी मूवीज़ भी देखने लायक नहीं रही हैं। लेकिन इसी तरह दीगर अदाकाराओं की बात करें तो अदाकारा एमन खान है, एंकर हैं वसीम बदामी, साबिक कप्तान हैं शाहिद अफरीदी, हिना अफरीदी, गुलकार हैं फरहान सईद, अदाकारा मावरा हुसैन, और ये सब सिफारती कामयाबी पर खुशी और फ़ख्र का इजहार करते हैं। और एमन खान ने पाकिस्तान की कामयाबी और कामयाब सिफारतकारी को सराहा है। वसीम बदामी ने भी कुरानी आयत को शेयर करते हुए पाकिस्तान की तारीफ़ की है और लिखा है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हमारी शोबिस शख्सियात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर लोग मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पर लोग ये देख रहे हैं और जो थोड़ी सी समझ बूझ रख रहे हैं वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन भारत भी मान रहा है जुनैद, जिस तरह से उनके बैंकर्स उछल के ये खबर दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो मान तो बिल्कुल हम महसूस कर सकते हैं उनके दर्द को, उनकी तकलीफ़ को, और उनको जो इस वक्त एक उतावलापन उनके अंदर दिखाई दे रहा है वो जस्टिफाइड है। क्योंकि मोदी जी हमेशा से क्लेम करते रहे हैं कि 56 इंच का उनका सीना है, दुनिया की जंगें रुकवाने में उनका ही किरदार होता है, उनके बगैर तो कोई हो ही नहीं सकता। और अब भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई पूरी दुनिया भागी आएगी कि मोदी जी ये जंग रुकवा दीजिए, लेकिन किसी ने घास नहीं डाली, किसी ने पूछा नहीं, कहीं तज़किरा ही नहीं। हाँ, तज़किरा उस वक्त था जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है, उस वक्त ये बगलगीर हो रहे थे, एक दूसरे को मेडल पहना रहे थे, और हम ख्याल ग्रुप जिस वक्त नेतन्याहू के साथ ये शीरो शक्कर हो रहे थे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अपने सेलिब्रिटीज़ की। शाहिद अफरीदी ने भी कहा पाकिस्तान फ़ख्र के साथ सर बुलंद रखता है क्योंकि ये हमारी तारीख के अहम तरीन सिफारती लम्हात में से एक है। वैसे एक तबका ऐसा है इशाल जो पाकिस्तान के अंदर भी नाखुश है, बिल्कुल ऐसे है। वो कौन है आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए भाई। जब कोई बैरूनी ताकत या जारियत आप पे हमलावर हो तो एक हो जाना चाहिए। इसका सबक हमें देता है ईरान, जिस तरह से उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया, और जब आपकी कामयाबी को पूरी दुनिया मान रही है तो आपको कंजूसी दिखाने में बिल्कुल। फरहान सईद भी ये कहते हैं, वो भी बड़े खुश नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यह खित्ते और दुनिया के लिए एक बड़ी राहत है और अकल और दानिश गालिब आई है। नाज़रीन, ये पेशरफ न सिर्फ पाकिस्तान की सफारती कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है बल्कि खित्ते में अमन की एक नई उम्मीद भी पैदा कर रही है। तो हम भी बहुत खुश हैं। सेलिब्रेशन भी फ्राइडे को रखी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर हम इश्यूज भी होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और बच्चों की सेहत के हवाले से एक तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है, खासतौर पे सिंध में। हम देख रहे हैं कि पुरस्रार जल्दी बीमारी मंकी पॉक्स से 10 दिन में 7 बच्चों की अमवात से लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और कराची में खसरा है, चिकन पॉक्स है और मम्स जैसे अमराज के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये अभी तक इंतज़ामिया और डॉक्टर हजरात भी कासिर हैं। कोशिश की जा रही है इसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
बिल्कुल ऐसा ही है। जहां सरकारी अस्पताल हम देख रहे हैं कि ओपीडी में रोजाना 3 से 4 बच्चे बुखार, जिस्म दर्द और जल्द पर दानों की अलामात के साथ जा रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध के जो शहर खैरपुर में मंकी पॉक्स के खदशात के पेश नज़र वफाकी सतह पर तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है कि आखिर इसके फैलने की वजूहात क्या हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए फौरी इक़दाम की हिदायत जारी की है। जबकि इदारे सेहत के माहिरीन की टीम भी इस्लामाबाद से खैरपुर पहुँच चुकी है। तमाम टीमें मुतहरक हो चुकी हैं, लेकिन ये किस तरह से फैलता है और क्या इसका कोई ख़ास वक्त या मौसम होता है, ये सब जानेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान, माहिर वबाई अमराज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये जितनी हमने चीज़ों का तज़किरा किया है, खसरा है, चिकन पॉक्स है, मम्स हैं और मीज़ल्स हैं, ये डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं जो कि बच्चों को लाहक हो जाती हैं। इसकी एक तो वजूहात बताइएगा, और क्या इसका मौसम से भी कोई ताल्लुक है, जम से है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, किस तरह से ये अटैक करती हैं, किस एज के लोगों को ज़्यादा बच्चों को अटैक करती हैं, और वजूहात बेसिकली क्या होती हैं इसकी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपने इनवाइट किया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। ये जितनी भी आपने बीमारियां के नाम लिए, अक्सरियत इसमें वायरल इन्फेक्शन है। ये इनकी जो कॉजेटिव एजेंट है वो वायरस है, क्योंकि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, लेकिन ये जो एम पॉक्स है या चिकन पॉक्स है, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। और मौसम से इसका ताल्लुक इस तरह है कि क्लोज कांटेक्ट जब बढ़े, कुछ मौसम जैसे सर्दियाँ हैं तो क्लोज कांटेक्ट बढ़ जाता है, या मौसम जब बदलता है तो चीज़ें जब हम चेंज करते हैं, तो मतलब इस वायरस से अगर हमारा डायरेक्ट रब्ता होगा तो ये बीमारियां हो सकती हैं। जो एम पॉक्स है, खुसूसी तौर पे ये तो बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, बल्कि ये पहले तो ये दूसरे मुल्कों से जो लोग ट्रेवल करके आते थे, उमूमन उन लोगों के ज़रिए आता था, और वो बर वक्त उसकी तशख़ीस हो जाती थी इक्का दुक्का केस की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बच्चों में जो खुसूसन आपने बताया, तो ये हॉस्पिटल की जो आईपीसी है, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो साफ सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना होता है, लेकिन कहीं पे अगर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो अगर एक बच्चा इन्फेक्टेड है, उसके इस्तेमाल शुदा कोई चीज़ दूसरा बच्चा इस्तेमाल करेगा, तो उसको ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जिस तरह हम घर में सब को तलकीन करते हैं कि आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, लेकिन जब पब्लिक का जो रश ज़्यादा होता है, स्पेशली अस्पतालों में, जहाँ पे सरकारी अस्पताल खुसूसन मैं नाम दूंगा, तो वहाँ पे क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो कोताही कभी कभी हो जाती है कि सफाई सुथराई का अगर वो ख्याल नहीं रखेंगे। ये जो हम सिंध में इतनी तेज़ी से केसेस का बढ़ना देख रहे हैं, ये लापरवाही है, बेहतियाती है, और क्या क्या वजूहात कारफरमा हैं सिंध में केसेस बढ़ने की, और क्या इनकी तशख़ीस का भी कोई निज़ाम मौजूद है, या उसके लिए फिर किसी और सूबे से रुजू करना पड़ेगा डायग्नोस करने के लिए? नहीं, इसी आपके सवाल के अंदर ही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम बेहतर है, इसी वजह से ये प्रॉपरली रिपोर्ट हो गए। और नंबर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक जहाँ जहाँ भी केस आता है फ़ौरन वो रिपोर्ट हो जाता है, तो नंबर इसलिए आपको अपेरेंटली ज़्यादा दिखते। कई जगहों पे, कई सूबों में ऐसे जिनके रिपोर्टिंग सिस्टम वहाँ पे नहीं है, तो वो जहन में उनके है कि वहाँ पे शायद बीमारी नहीं है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट होना। स्पेशली सिंध में जो अभी एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ लैब सिंध गवर्नमेंट के अंदर है, ये पूरे सूबे को देख रही होती है, और मैं खुद इसको लीड कर रहा हूँ। तो जो प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लैब है, ये पूरे सिंध के स्पेशली इस तरह जो वबाई अमराज है, जो एम पॉक्स हुआ या CCHF हुआ, तो ये सारे केसेस यहाँ पे प्रोसेस होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फ्री ये PCR टेस्ट होता है, उसके जरिए टेस्ट होता है। तो अभी भी मैं खुद वहाँ का विजिट भी मैंने किया। और कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं इन सारी बीमारियों के, खसरा हो, चिकन पॉक्स हो, मम्स हो, या फिर मंकी पॉक्स हो, अभी तक कितने मरीज़ इन सारे अमराज के रिपोर्ट हो चुके हैं? उनको किस तरह से किया जा रहा है केटर, किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है? कुछ जो जगहों पे इनके केसेस जो आपने करंटली देखे खैरपुर में, वहाँ नंबर ऑफ केसेस जो है तकरीबन 10 के लगभग केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और उसको जो जगह थी जहाँ से ये पोटेंशियली स्प्रेड हो रहा था, उसको बंद कर दिया वक्ती तौर पे, और साफ सुथराई के बाद उसको खोला जाएगा। तो मजीद केसेस नहीं बढ़ रहे। अच्छी बात यह है कि मजीद केसेस बढ़ नहीं रहे, बल्कि जो पहले से केसेस थे वो ट्रेस हो रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आपने भी कहा कि ये मंकी पॉक्स जो ये बाहर से जब लोग आते थे तो उनसे दूसरे लोगों को लगता था, लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल डिफरेंट है। बीमारियां जो लग रही हैं वो गंदगी की वजह से या डिफरेंट चीज़ों की वजह से लग रही हैं। तो क्या ये मंकी पॉक्स, जिस तरह इसका नाम से भी पता चलता है, तो क्या ये मंकीज़ की वजह से, बंदरों की वजह से फैलने वाली कोई बीमारी है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि इसके अंदर एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं? मंकी पॉक्स हो गए, मम्स हो गए, या फिर खसरा, चिकन पॉक्स
पॉक्स हो गई, इसके अंदर एहतियाती तदाबीर क्या हैं? क्योंकि बड़ों से भी हम कुछ चीज़ें सुनते आए कि जी बच्चे को नहलाते नहीं हैं या बच्चे को एक बंद कमरे में रखते हैं, एक तो इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बाकियों से ताकि ये वायरल है तो दूसरों तक ना फैले, और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? जो नाम से आपने बताया एम पॉक्स, या अभी पहले इसको मंकी पॉक्स कहते हैं, अब इसको एम पॉक्स कहते हैं, ताकि लोग बंदरों से नफरत ना करें या वो टैग ना हो, तो इसलिए इसको एम पॉक्स का नाम दिया गया। तो ये लाजमी नहीं कि ये बंदर से फैले, लेकिन ये वायरस ये जूनोटिक इन्फेक्शन कहलाता है कि पहली बार जब ये ट्रांसफर हुआ था तो इंसानों में ये मंकी से आता, लेकिन हर बार ज़रूरी कि वो बंदर से फैले। तो अभी जो करंट इन्फेक्शन है वो इंसान से इंसानों में मुंतकिल हो रहे हैं, तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और स्पेशली ऐसे अलामात वाला जब भी कोई बंदा हो, बड़ा हो या बच्चा हो, उसको आइडेंटिफाई करें, उसका प्रॉपर लेबॉरेटरी टेस्ट करें। अलामात में क्या है, अलामात क्या है इसकी? अलामात में इसमें बुखार है, तेज बुखार है, जिस्म में दर्द है, और ज़ाहिरी तौर पे इसकी अच्छी और बुरी बात है कि ज़ाहिरी ये नज़र आता है, चुप नहीं सकता, जिस्म पे दाने या फर्क क्या है ब्लिस्टर नजर चिकन आते पॉक्स में हैं। और मंकी पॉक्स के अलामात में क्या फ़र्क है डॉक्टर साहब? इसके जो पैटर्न है वो डिफरेंट। आम आदमी के लिए जो अगर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे एक जगह पे क्लस्टर नज़र आता है, स्पेशली हथेलियों पे, तो ये इसके ज़्यादा चांसेस है कि ये एम पॉक्स होगा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि खुद उसमें तशखीस के बजाय लेबॉर्ट्री टेस्ट पे बिलीव किया जाए, क्योंकि अभी भी जो केसेस कुछ आ रहे थे, कुछ लोग उसको चिकन पॉक्स कहते हैं, कि जब लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है तो एम पॉक्स निकलता है, तो लाजमी लेबॉर्ट्री टेस्ट से ही कन्फर्म हो सकता है, या मुस्तनद जो काबिल डॉक्टर है वो बता सकता है। तो इससे बेहतर है कि हम खुद तशखीस करें, हमें लेबॉर्ट्री टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय मैं आपसे जानना चाह रही थी कि बच्चों को नहलाना कितना सेफ रहता है इसके अंदर, और जो बड़ों की एक मिथ भी है कि नहीं नहलाना चाहिए, क्या इस तरह की कोई बात हकीकत पर मबनी है? और बच्चे को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या और भी कोई तरीके हैं, या ऊपर जिस्म पर लगाने के लिए कोई मेडिसिन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, डायरेक्ट डॉक्टर से ही रुजू करना होगा? बिल्कुल, जब बच्चा बीमार ना हो तो उससे पहले तो हर वक्त हमें बच्चे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और वो नहलाना बिल्कुल चाहिए। लेकिन जब बीमार हो जाए, स्पेशली ऐसी जब ये चिकन पॉक्स या एम पॉक्स हो, तो उसमें एहतियात करनी चाहिए कि आप सफाई का तो ख्याल रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके नहलाने से दूसरे लोगों को बीमारी फैले। तो मुहतात तरीके से जो डॉक्टर के बताए हुए नुस्खे हैं उसी हिसाब से इसकी सफाई करनी चाहिए। नहलाना ऑफ कोर्स जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इस तरह ना हो कि वो दूसरी जगहों में फैले, क्योंकि इसके जो ब्लिस्टर है इसमें वायरस होता है, तो और वो अगर वो फैला जाएगा तो दूसरे लोगों में फैल सकता है। तो आइसोलेशन में उसकी सफाई सुथराई की जा सकती है, लेकिन वो एक मुस्तनद डॉक्टर के नुस्खे से, या जो एक एक्सपर्ट होता है हेल्थ केयर नर्स, वो इसको कह सकते हैं, सेफ इन्वायरमेंट में बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चे का तौलिया, उसके इस्तेमाल शुद्ध चीज़ें बाकी बच्चे इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज ये बीमारी फिर बॉडी को रब भी ना किया जाए, खासतौर पे चिकन पॉक्स के मर्ज में, तो वो निशान जो हैं वो उम्र भर में उसके साथ एक डैमेज के तौर पे हो सकते हैं अगर एहतियात ना बरती जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, माहिर वबाई अमराज। सिंध के अंदर केसेस इन तमाम बीमारियों के बढ़ते जा रहे हैं। तशखीस होना अच्छी बात है, लेकिन इसका इलाज और एहतियात सभी को कंट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि वायरल बीमारी है, एक से दूसरे में लगने वाली है, तो इसके लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात हो रही है बीमारियों की, उनकी तशखीस की। तो एक नई साइंसी तहकीक है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि मस्नूई ज़हानत इंसानी आवाज़ में छुपे ऐसे बारीक इशारों को शनाख्त कर सकती है जो मुख्तलिफ बीमारियों, ख़ुसूसन गले के कैंसर की इब्तदाई अलामात को ज़ाहिर करता है। और अमरीकी माहिर इनकी टीम ने ब्रिज 2 AI जो वॉइस मंसूबा है उसके तहत हज़ारों आवाज़ों की रिकॉर्डिंग के साथ तज्जिया किया है, और नताइज ये मिले हैं कि मर्द अफराद में आवाज़ के मखसूस पैटर्न्स होते हैं, पिच होती है जो तब्दील होती रहती है, और उससे गले के कैंसर या इब्तदाई जो रिसोलियाँ हैं उनकी निशानदेही की जा सकती है, उसमें बड़ा मददगार साबित होता है। और एक ज़बरदस्त इजाद जी है और इनोवेशन है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि AI का दौर है, जिद्दत के साथ उसका फ़ायदा भी उठाया जा रहा है बीमारियों की तशख़ीस के लिए। ताहम ख़ातीन के डाटा में वाज़ेह नताइज अभी तक सामने नहीं आए और मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी भी लाई जा सकेगी ताकि उसमें मज़ीद एक्यूरेसी आ सके। और माहिरीन के मुताबिक ये जो नताइज अभी तक देखे जा रहे हैं मुस्तकबिल में ऐसे निज़ाम की बुनियाद बन सकते हैं जो सिर्फ आवाज़ सुनकर इब्तदाई मरहले में बीमारियों की निशानदही कर सके। आइंदा में इस टेक्नोलॉजी का इब्तदाई तिब्बी इस्तेमाल भी मुमकिन हो पाएगा, कीमती जानों को बचाया जा सकेगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और जो हमने देखा जब हम छोटे थे तो उस वक्त डॉक्टर नब्ज पकड़ा करते थे, और नब्ज पकड़ के वो बता देते
लेते थे। अमूमी तौर पे हकीम पकड़ा करते थे। अच्छा नहीं, डॉक्टर्स भी नब्ज चेक किया देखते थे, वो तो उसके लिए आप देखते हैं ना, फीवर के लिए, फीवर भी और आपकी हार्ट बीट से वो के उसकी लेकिन ये हिकमत से जुड़ा हुआ है मामला नफ्स वाला, और उसको आहिस्ता आहिस्ता हम देखें कि वो दूर हो चुका है, लेकिन ये ज़रूरी है इसके अंदर। बिल्कुल। अब आवाज़ के साथ जो इतनी जिद्दत आ चुकी है कि अब आपकी आवाज़ सुनने के बाद, उसकी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद एआई बता देगा कि आप किस बीमारी का शिकार हैं। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक, आप कहीं मर जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, और अभी बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 11 में क्रिकेट का जोश अपने अरूज पर है, जहां कल एक नहायत ही सनसनीखेज मुकाबला भी देखने को मिला है, जिसमें हम देख रहे थे पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्स मैन को आखिरी गेंद पर शिकस्त दे दी है, और ये मैच हुआ था कराची के अंदर। बिल्कुल कराची में हुआ था, लेकिन स्टेडियम बदल गया, वेदर बदल गया, कंडीशंस बदल गई, पिच बदल गई, लेकिन अगर नहीं बदली तो किंग्समैन की हारने की आदत नहीं बदली, और वो खाता खोले बगैर ही लगता है इस इवेंट से बाहर हो जाएंगे। बाहर कराची में खेला गया मैच, पेशावर ज़ल्मी टॉस जीता था, पहले फील्डिंग का फैसला किया जो उनके लिए सही साबित हुआ, लेकिन एक चीज़ है कि काफ़ी सनसनीखेज मुकाबला हुआ है। मतलब टीम ने परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं कि हैदराबाद किंग्समैन ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन 145 पे वो ढेर भी हो गया। बिल्कुल 145 रन बनाकर वो आउट हो गई है, और हैदराबाद की जानिब से कौशल परेरा ने 58 रन की जो शानदार इनिंग्स भी खेली है। मार्नस लेब्यूशन है, उन्होंने भी 27 रन बनाए हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग थी वो हमने देखा कि वो बड़ी एक जानदार बॉलिंग उन्होंने की है। सुफियान मुकीम और इफ्तिखार अहमद ने शानदार कारकर्दगी उसमें दिखाई है, 4 विकेटें हासिल की हैं, और हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी के जो रन्स का टारगेट था 146, वो भी आखिरी गेंदों पर 6 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने हासिल कर लिया। एक अच्छा शानदार गेम देखने को और कांटे का मुकाबला था। कप्तान बाबर आजम ने 46 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली है, जबकि कौशल मेंडिस ने 27 और ब्रेसवेल ने 25 रन बनाकर टीम की कामयाबी में अहम किरदार हमने देखा कि अदा किया। और इस मैच से कबल एक खूबसूरत मंजर भी देखने में आया, जो हम आपको भी दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, और वो मंजर जनाब ये था कि जब PSL के CEO सलमान नसीर ने दोनों टीमों के कप्तानों के हमरा अलामती तौर पर अमन की फाख्ता उड़ाई थी, जो कि आप भी देख सकते हैं। खूबसूरत मंजर था, गो के तमाशाई तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल तमाम पाकिस्तानियों ने, तमाम क्रिकेट फैंस ने अपनी टीवी स्क्रीन पर ये मनाजिर देखे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। बिल्कुल, और ये अमन की फाख्ता उड़ाना, और वो भी ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमेरिका की जंग बंदी करवाई गई है, सीज़ फायर करवाया गया है, ये एक खराज तहसीन था पाकिस्तानी, बिल्कुल पाकिस्तान की क़यादत को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ट्रिब्यूट पेश करना था, खराज तहसीन पेश करने का एक मुनफरिद अंदाज था। बहरहाल जी, जो मैचेस, आज के मैच की बात करें तो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे, तो क्या कुछ होगा आज के मैच में? किस टीम का पांसा जो है वो कौन सी टीम पांसा पलटती है, या कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी है, ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमाद सदीकी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। और हमाद भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरह से ये मार्का सर कर लिया है उस पर आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, और फिर आ जाएंगे कि अब क्या देख रहे हैं आप, जैसा जुनैद भी कह रहे हैं कि मौसम बदला, पिच बदली, ग्राउंड बदला, सब कुछ बदला, लेकिन ना बदला तो किंग्समैन, हैदराबाद किंग्समैन की रिवायत ना बदली हारने की। वो किस तरह से हारने की रिवायत नहीं बदल पा रही है, क्या करना होगा हैदराबाद किंग्समैन को? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो जो अमन का पाकिस्तान रोल कर रहा है, और बड़ा सिंबॉलिक था कबूतर को वहाँ पे उड़ाना, एक तो ये जंग रुकवाना, और साथ साथ दूसरा क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी खबरें आ रही कि शायद पाकिस्तान सुपर लीग के क्वालिफायर एलिमिनेटर्स में तमाशाइयों को इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी पीस पैक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से खित्ते में बड़ी अच्छी खबरें नजर आ रही। आ जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और की बात की जाए तो बिल्कुल नेल बाइटिंग, डाउन टू द वायर, कांटेदार मैच, कोई भी टीम जीत सकती थी, एनीबॉडीज गेम, और इसलिए इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। हम क्रिकेट को कहते हैं कि जो टीम अपने नर्व पे कंट्रोल करेगी वही कामयाब होगी, और तजर्बा काम आता है। और एंड में हमने देखा, हम चाचा चाचा कहते रहते हैं इफ्तिखार को, लेकिन चाचा ने मैच जिता दिया अपने तजर्बे का। एक नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह के छोटे भाई हुनैन शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बहुत इंप्रेस किया। डिसहार्टेंड नजर आए मैच के रिजल्ट के बाद, नजर आया वो ग्राउंड में लेटे हुए थे, लेकिन एक अच्छा मैच, मैं कह कोई भी टीम जीती, तमाशाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एंजॉय किया था, बोरिंग मैच नहीं नजर आया था आपको, ये आखिरी बॉल तक नहीं पता चल रहा था कि कौन सी टीम भी मैच जीतेगी। मैच तो बहुत अच्छा था हमाद भाई, लेकिन अब सफर तमाम समझे हम हैदराबाद किंग्समैन का, PSL का? नहीं, अभी टू अर्ली, अभी कैसे तमाम हो गया? अभी तो देखें, हर टीम ने 10-10 मैचेस खेलने हैं, तो इनके अभी 5 या 6 मैचेस अभी भी बाकी हैं। तो अगर फॉर्च्यून चेंज होता है और बाकी मैचेस जीत जाते हैं,
मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो पहले तमाम मैचेस जीत गए, जब मैचेस उनके दूसरे वेन्यू पे शिफ्ट होते तो वहां वो हारना शुरू किया और बहुत मुश्किल से क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया था। तो यू नेवर नो, इट्स अ फन गेम क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। क्या पता कि हैदराबाद किंग्समैन ये जो मैच उन्होंने खेला है, बेशक वो हार गए, लेकिन उन्हें ये अपनी कहते हैं कि सलाहियत पता चल गई है, उनकी टीम की स्ट्रेंथ पता चल गई है, मैच जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मार्जिन हो, आराम से रोल ओवर हो गया, नहीं, उन्होंने मुकाबला किया और मैच जीता भी जा सकता है। कांटे का मुकाबला किया। लेकिन जी जी हमारे भाई, अगर हम बॉलिंग को देखें, सुफियान मुकीम या इफ्तिखार अहमद की, उनकी बॉलिंग का कितना किरदार रहा इस मैच को जितवाने में? उनकी बॉलिंग का ही किरदार था। देखें, इफ्तिखार सरप्राइज पैकेज थे, पावर प्ले में बॉल करने आते हैं और एक ओवर में 3 विकेटें ले लेते हैं, 2 रन। ओवरऑल उन्होंने 21 रन देके 4 विकेटें ली। मतलब उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा, वैसे तो पिछले मैच में वो डगआउट में बैठे थे, आज उनको उन्होंने ये मैच से पहले सोचा नहीं था कि यही मैन ऑफ द मैच होंगे, विद बॉल एंड विद बैट एज वेल। उन्होंने दोनों के साथ परफॉर्म करके दिखाया। सुफियान मुकीम बहुत अच्छा, मैं कहूंगा। आपने देखिए पाकिस्तान के यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं फास्ट बॉलर भी कुछ नजर आते। हमें स्पिनर्स बहुत अच्छे नजर, अराफात मिन्हास है, सुफियान मुकीम है, मोमिन कमर है, शामिल हुसैन है। मतलब पाकिस्तान के यंगस्टर्स आ रहे हैं सामने, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था फास्ट बॉलर इन अबंडेंस, लेकिन इस लीग में मुझे पाकिस्तान के यंग फास्ट बॉलर नहीं नजर आ रहे। ऑलराउंडर्स मैं चाहूंगा, ऑलराउंडर इसलिए चाहूंगा वो भी फास्ट बॉलिंग, क्योंकि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप उसकी प्लानिंग आज हमने नहीं की तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। 2 साल के बाद ओलंपिक्स भी होने जा रहा है, उसमें भी क्रिकेट T20 शामिल है, और 2 साल के बाद जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, वहां पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स आएंगे। अच्छा, एक चीज आपने पेसर्स की बात की, काफी अरसे से वो हमें प्रोड्यूस करता हुआ पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा। क्या इसकी वजह एक ये भी है कि हमारे जितने भी लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स थे वो कहीं पे भी ट्रेंड करते नए जनरेशन को, यूथ को दिखाई भी नहीं दे रहे? वसीम अकरम हो, इमरान खान का तो चलो सियासत से ताल्लुक़ हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं वकार यूनिस की, वसीम अकरम की, शुएब अख्तर की, ये वो सारे लेजेंड्स थे जिनकी कहानियाँ, किस्से, जिनके मैच क्लिप्स आज भी हम देखते हैं तो गूज बम्स महसूस होते हैं। तो वो कहीं पे हम बच्चों को सिखाते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे। तो एक वजह ये भी है हमाद भाई? यार इसका एक रीजन है मेरे ख्याल से। देखें T20 क्रिकेट अगर आप ओवरऑल देखें, T20 वर्ल्ड कप में भी नासिर हुसैन ने इतराज किया था कि फास्ट बॉलर्स के लिए मार्जिन ही नहीं आपने छोड़ा। आपने पिचेस इतनी बैटिंग फ्रेंडली बना दी है कि अच्छे से अच्छा फास्ट बॉलर जो है वो बासानी रन कंसीड कर रहा है, 12, 14, 15, 20 रन भी दे रहा है। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, पिचेस ऐसी बनानी पड़ेगी जहां बॉलर्स के लिए भी मार्जिन हो, ना सिर्फ बैट्समैन, एक छोटे से का बैट्समैन बासानी छक्के लगा रहा हो। आप 80s और 70s के क्रिकेट में जाए, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के अगेंस्ट अगर छोटा सा बैट्समैन खड़ा हो, वो तो ऐसे बैट्समैन को बासानी खा जाते थे। आज का वो बैट्समैन छक्के मार, तो फास्ट बॉलर डिमोरलाइज। अब एक और चीज मैं तो चाहूंगा, हमारे जो अपकमिंग फास्ट बॉलर है ना, वो खुदारा T20 ना ही खेले तो बेहतर है। ना खेलने का वजह क्या? एक तो वो डिमोरलाइज हो जाए, क्योंकि इसमें लर्निंग नहीं नजर आती। आप डिफेंसिव होके आप सिर्फ ये मुझे छक्का या चौका न लगे, आप नहीं बॉलिंग कर रहे होते कि मैंने विकेट लेनी है। आप वनडे और टेस्ट मैच को अपने अपकमिंग यंगस्टर्स को वनडे और टेस्ट मैच खिलाएं। अगर आप इनको बर्न आउट करके T20 खिलाते रहे तो इनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। हाँ, बैटिंग की मैं बात करूं तो साहिबजादा फरहान क्या जबरदस्त पर्पल पैच है, उनका एक बेहतरीन परफॉर्मेंस। लेकिन जो शामिल हुसैन इनिंग खेल रहे हैं मास सदाकत, मैं चाहूंगा इनसे सीखें कि 50 के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म, आपको मैच फिनिश करना होता है। हमने देखा टेस्ट क्रिकेट में होगा कि बैट्समैन सेंचुरी करने के बाद दोबारा गार्ड लेता था कि मेरा काम खत्म ही, और दोबारा से मैच से अपनी इनिंग का आगाज करता। तो वो प्लेयर जो 50 करने के बाद विकेट थ्रो कर देते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली उनकी टीम हार जाती है, तो उनकी 50 जाया हो जाती है। तो आप वहां से मैच को फिनिश करके, बड़े प्लेयर बनना है तो मैच को फिनिश करना सीखें कि कब आप मैच, कल बाबर आजम जल्दी आउट हो गए तो मैच को फिनिश करके आते तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो पाकिस्तानी ओवरऑल यंगस्टर्स के साथ फॉरेन प्लेयर्स का खेलना, आपको उनके वो गेम की तैयारी जो होती है ना, वो सारा आपको नजर आता है, किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, मेंटली कितना टफ होते हैं, पैनिक नहीं होते। अच्छा भाई, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप कराची के पिचेस पर दूसरा मरहला शुरू हुआ और वहां पर खेले जाने वाले मैचेस, आप क्या समझते हैं कि वो पिच, कराची की पिच किसके लिए ज़्यादा साजगार है? बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए, आप क्या कहते हैं? देखिए कल भी वही नजर आया जिस तरह लाहौर में नजर आया ना, स्ट्रोक मेकिंग आसान नहीं थी, स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे। तो कराची में भी बॉल बड़ा लो बाउंस रहा, और स्पिनर्स का आपने देख लिया दोनों टीमों की जानिब से कि स्पिनर्स ने मैच को बनाया। इफ्तिखार की परफॉर्मेंस, सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस देख ली जाए तो मैं वही चाह रहा हूँ कि
पिचेस ऐसी बनाए जाएं कि दोनों के लिए मार्जिन हो, सिर्फ बैट्समैन के लिए ना हो। फास्ट बॉलर, अदरवाइज तो फास्ट बॉलर नजर ही नहीं आएंगे, खत्म हो जाएंगे सारी दुनिया से। बहुत ही कम आपको शाज़ नाज़िर नजर आएंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे। जो एवरेज बॉलर या जो मीडियोकर जिनको हम कहते हैं, उनके लिए ये गेम बिल्कुल नहीं नजर आ रही। लेकिन एक अच्छा साइन जैसा मैं कहूँ कि हुनैन शाह कल जो बॉल कर रहे थे, मैं हमेशा से कहता हूँ फास्ट बॉलर अगर विकेट लेने के लिए नहीं जाएगा, डिफेंसिव मोड में चला जाएगा, तो वो फास्ट बॉलर नहीं है। तो हुनैन शाह की कल बॉलिंग ने मुझे ये इंप्रेस किया कि वो एक तो डेथ ओवर्स में जहां बॉलिंग कहा जाता है वहां पे कर रहे थे, यॉर्कर बहुत अच्छे कर रहे थे, अपना स्लोअर वन बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट देखते, रीड करना, बैट्समैन को रीड करना और उसके बाद से उसको आउट फॉक्स करना, वन स्टेप अहेड सोचना, ये बॉलर की मैं कहता हूँ कि एक स्किल्स होते हैं। अदरवाइज एक चौके में पहली बॉल दूसरे बॉल पे तो बॉलर ज्यादातर पैनिक हो जाते हैं, फिर वो काउंट कर रहे होते हैं कि कितनी बॉल रहेगी, मैंने किस तरह अपना ओवर पूरा करना है, तो वहां पे वो नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। तो बॉलर को एग्रेसिव होना पड़ेगा। बेशक मैं कहता हूँ, मैं अपने बॉलर को कहता हूँ 1992 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, वसीम अकरम को क्या मैसेज दिया गया था? वसीम अकरम को मैसेज दिया गया था, फॉरगेट अबाउट योर नो बॉल्स एंड वाइड बॉल्स, आप ऑल आउट जाएं, मुझे फास्ट बॉलिंग करके दिखाएं। जब आपके कंधे पे तो आज का जो पेसर है, फास्ट बॉलर है, उसके ऊपर दबाव शायद इतना है, वो इतना घबराया हुआ है, परेशान है कि वो डरता है कि कहीं उसे छक्का ना लग जाए, उससे चौका ना लग जाए, या वो अगले मैच से हटा ना दिया जाए। इस प्रेशर में शायद ज़्यादा हम रुझान भी देख रहे हैं, हमारे ज़्यादातर जो बॉलर्स हैं वो स्पिन बॉलिंग या गुगलियाँ कराने पे फोकस कर रहे हैं। खैर, आज के मैच पे आ जाते हैं। लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी होगा? अच्छा मैच होना चाहिए बिल्कुल। मैं कहूँगा लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछला मैच जीती है। लाहौर कलंदर थोड़ा सा सेटबैक चल रहा है उनका, क्योंकि कुछ इनके इश्यूज आ गए, जिस तरह बॉल टेम्परिंग का इशू है, फ़खर जमान पे ऊपर बैन लगे हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रजा, तो उनके डिसिप्लिनरी एक्शन उनके ऊपर काफ़ी हैं। उससे वो किस हद तक निकल सकेंगे, क्योंकि प्रेशर हो जाता है जब आपके इंक्वायरी होती है, पनिशमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमें पता है कि शादाब खान जब वो कहते हैं ना कि जब वो खुद डिलीवर करना शुरू करते हैं एज ए कैप्टन, तो उनकी टीम डिफरेंट नजर आती है। शादाब खान की फैक्टर है, और जाहिर है हमें पता है कि वो बॉलिंग में तो इतना इंप्रेस नहीं कर रहे थे। लास्ट मैच में उन्होंने थोड़ा सा मुझे इंप्रेस किया कि वो एक अच्छी जगह पे, एडम जाम्पा है ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर और वो खेल रहे हैं कराची की जान से, तो उनका ये कहना है कि एक जबरदस्त लेग स्पिनर कि पाकिस्तान की पिच जो है वो थोड़ा लो बाउंस रहती है और रफ जल्दी हो जाती है, क्योंकि ग्रास नहीं होती, इंटैक्ट नहीं होती पिच, तो वेयर टेयर जल्दी होता है। तो ऐसी पिचेस पे आपको विद इन द स्टंप्स बॉल करना होता है। तो ये शादाब खान ने शायद उनसे सुन लिया या सीख लिया, लास्ट मैच में विद इन द स्टंप्स बॉल की और उन्हें विकेट्स भी मिली, उन्होंने कंटेन भी किया, और फिर जब बैटिंग करने आए, जब आपकी बॉलिंग में कॉन्फिडेंस होता है तो बैटिंग में रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल सही। बैटिंग में उन्होंने क्या, और वैसे भी हमारे भाई आज तो आपकी सारी सपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होगी, आपकी मोहब्बतें, दुआएं और सारी बेस्ट विशेस आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होंगी। बहरहाल हम भी लाहौरी हैं, तो कुछ मोहब्बत हमारी भी लाहौरियों के लिए, दुआएं हमारी भी हैं। तो मुकाबला टाकरे का दुआएं तो हमारी अपनी अपनी टीम के साथ हैं, लेकिन जीतेगा वही जो अच्छा परफॉर्म करेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हमाद सिद्दीकी साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और एक अच्छा मिले, एक अच्छा खेल देखने को मिले। जिस तरह से हम जानते हैं कि अब लाहौर के बाद मैचेस हो रहे हैं कराची में, तो भरपूर मैचेस देखने को मिल रहे हैं और शायकीन अपने अपने घरों से इन मैचेस को एंजॉय भी करें। बिल्कुल, और जो ये फैसला सामने आ रहा है कि इस बारे में कोशिश की जा रही है कि जो आखिरी मरहला होगा वो उसमें रसाई दी जाएगी तमाशाइयों को। बिल्कुल, तो ये बड़ा ही जो क्रिकेट लवर हैं उनके लिए, उनके दिल को छू लेने वाली बात है, और वो दुआएं कर रहे हैं कि काश ये फैसला जो है वो जल्द से जल्द हो पाए, और दुआगो भी हैं। बहरहाल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद से विदा। और इससे पहले कि अपने मौजू की तरफ आएँ, नामवर शायर मुनीर न्याजी का 98वां यौम पैदाइश है आज, उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है और हम उनकी कमी को हमेशा महसूस करते रहेंगे। 9 अप्रैल 1928 मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर में वो पैदा हुए थे, और मुनीर न्याजी ने उर्दू और पंजाबी के 3 शेरी मजमूए यादगार छोड़े हैं, जिनको हम जितना भी सुनते जाएं लगता है कि जो दिल की कसक है वो पूरी नहीं हुई। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ और उन्हें अकामी और अदबियात पाकिस्तान में भी कमाल फ़न अवार्ड से नवाजा है। तो उन्हें फ़िल्मी शायर कहा जाता था, जो वो बुरा भी मान जाते थे, लेकिन हकीकत यह है कि फ़िल्मों में जितनी पाए की गज़लें मिलती हैं उनमें बेशतर जो हैं वो मुनीर न्याजी की हैं, और मुनीर न्याजी को 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया था, जबकि 2002 में उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था। उनकी शायरी की अगर बात करें तो ये सिलसिला
2006 में रुक गया और फिर उर्दू और पंजाबी ज़बान के मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी जो हैं वो 26 दिसंबर 2006 को खालिक हकीकी से जा मिले। और मैं आज जुनैद को कह भी रही थी उनकी नज़म के बारे में, कि गज़ल के बारे में, कि ये जुनैद बिल्कुल आपके ऊपर शायद जो है रिलेट करती है। उन्होंने आप ही के लिए ये पढ़ी थी, हमेशा देर कर देता हूँ। खूबसूरत नज़्म है और आप भी सुनिए, महसूस हुई है। देर कर देते हैं, चाहे खाने पे जाना हो, किसी को डिनर देना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। तो जुनैद साहब आप प्लीज, बिल्कुल मैं आप देर मत महसूस कर सकता हूँ और जो हाज़रीन महफिल थे वो भी खूब महसूस हो रहे थे पुर असर आवाज़ से, और जो अल्फाज थे उसके अंदर एक फीलिंग थी जो कि हमेशा जब भी आप महसूस करते हैं कि खो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। और माहिरीन के मुताबिक दुनिया में हर चौथे फ़र्द को किसी न किसी वक्त नफ्सियाती मदद की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी जिस तरह के मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के हालात हैं, हैरानकुन तौर पर हम देख रहे हैं कि 50 से 80% जिस्मानी बीमारियों की जड़ भी जहनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल होते जा रहे हैं। तो बहुत ही अलार्मिंग सूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर देखें तो हमारे इस वक्त जिस जंग जिसको हमने रुकवाया है और जिसका क्रेडिट हमें जाता है, उस जंग को शुरू करने वाले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब या नेतन्याहू, उनको भी कोई नफ्सियाती मसाइल लगते हैं। तो अगर इतने बड़े सुपर पावर के सदर को हो सकता है जहनी मसला, तो फिर किसी को भी हो सकता है। तो मुआशरे में आज भी नफ्सियात से जुड़े मसाइल को छुपाया जाता है, मरीज़ को अक्सर कमज़ोर या पागल कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक आम इंसान कब और कैसे नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है? क्या मुसलसल दबाव, खौफ और टेंशन इंसान को इस हद तक ले जा सकते हैं, या फिर कोई और वजूहात भी हैं जो कि इन दो लीडरान का मैंने नाम लिया उनके साथ हैं? तो किस तरह से इस हालत से अब निकाला जा सकता है? डॉक्टर अली अजमल, माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। प्यारों का इशारा आपने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ? नहीं, मेरे प्यारे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके प्यारों को उन्हें इस चीज़ से निकालना चाहिए। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू शो। कहेंगे डॉक्टर अली आपको। डॉक्टर अली आप ही बताएं कि ये जो नफ्सियाती अमराज हैं मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं, ये किसी दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा गुजरा होता है इस वजह से होते हैं? और अगर इनकी तशख़ीस भी नहीं हो पाई है तो फिर तो आप किसी को हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे, उसको उस चीज़ से निकाल नहीं पाएंगे। तो किस तरह से उसका अलामात क्या होती है, किस तरह से पता चले कि कोई इन बीमारियों का शिकार हो चुका है? जी देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, वजूहात और अलामात। अगर वजूहात की बात करें तो आसान ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। ये अक्सर हम लोगों ने सुना होता है। आम तौर पे जब किसी शख्स के साथ अच्छा ज़िंदगी में सलूक नहीं होता, उसके साथ कोई बुरा सलूक किया जाता है, ख़ास तौर पे अपनों के हवाले से, उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस, तवक्कात जो हैं वो हर्ट होती हैं। उसने किसी से कुछ समझा था, वो उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा, कोई आपस के रिश्तों में कोई मसले मसाइल हो गए। तो एक तो ये बड़ी वजह होती है दबाव की, जिसकी वजह से इंसान जहनी व नफ्सियाती अमराज में शिकार होता है। उसके बाद दूसरी बात ये होती है फिर जो हमारे हालात होते हैं, जैसे कि अगर कोई गुर्बत है, तन्हाई, ख़ास तौर पर तन्हाई, उसके बाद आपके अगर कोई मुश्किल हालात हैं, आपके कोई झगड़े वगैरह चल रहे हैं, या आपको किसी को लेट से किसी को जॉब में स्ट्रेस है, कोई इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, कोई घर के कुछ मामलात ख़राब हैं, तो ये है एक एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से भी ज़हनी व नफ्सियाती अमराज होते हैं। लेकिन इसके बाद जो एक तीसरा मसला है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ वजह है, वो इंसान की अपनी होती है। हालात जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली अप डाउन होते रहते हैं इंसान के, लेकिन इंसान उन हालात को लेता क्या है, यानी कि ज़िंदगी ने मेरे साथ क्या किया, ज़िंदगी ने मुझे क्या दिया, मैंने क्या लिया, और फिर उसके साथ मैंने क्या किया। तो ये जो अपने माइंड में सोचें होती हैं ना, जो हालात की वजह से होती हैं, वो इंसान को ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में मुब्तला कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे आपने लोग देखे होंगे, जैसे अभी एक दो की आपने अभी बात भी की, इस तरह के अगर आम लोगों की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर किसी के साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया तो आमतौर पे ऐसे हम ना ज़हनी तौर पे डायलॉग बोलते हैं, अच्छा ये बात है, लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं लोगों को के साथ ऐसा करूँगा, अच्छा लोगों ने मेरा दिल जलाया, हम तो दिल जले बन गए, अब हम जो है वो ऐसे करेंगे। लेकिन वो ऐसे सिर्फ उसके साथ क्यों नहीं करते जिसने उनके साथ किया, वो पूरी दुनिया से बदला लेने के पे क्यों? देखिए बिल्कुल, ये इसीलिए तो फिर ज़हनी व नफ्सियाती अमराज होते हैं ना, कि उसके साथ करते नहीं हैं या कर नहीं सकते, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एग्जैक्टली, तो ये ज़हनी अमराज की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का बॉस ही टॉक्सिक है, अब वो बॉस के साथ क्या कर सकता है, या कुछ ऐसे किसी की फैमिली जिस पे उसका बस चलेगा। एग्जैक्टली, वो जब बस फिर जब चलता है, वो फिर आम लोगों पे जब हम चलाते हैं तो ये एक ज़हनी तौर पे हमें गलत रास्तों पे ले जाता है, जिसमें हमारे ज़हनी व नफ्सियाती अमराज जो हैं वो बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे मिलती है कि बास टीचर होते हैं, वो बच्चों के ऊपर बिला वजह
इतना तशद्दुद करते हैं कि उनका मार मार के बुरा हाल कर देते हैं, हमारी तौर पे हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो वो ये रीजन यही होता है कि उनके साथ बचपन में वही ट्रीटमेंट उनके साथ बचपन में ऐसे, मदरसों में भी उनके साथ बचपन में ऐसे हुआ होता है। दूसरा फिर उनके घरेलू टेंशन, फ्रस्ट्रेशन कि अगर बीवी से लड़के आए या बीवी हस्बैंड से लड़के आई है तो क्या करते हो, चलो बच्चों की सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल देती हूँ। ये बात आप याद रखें कि बच्चों को किसी का भी मारना, उसको पिटाई करना, चाहे वो टीचर हो चाहे मदरसे में हो, वो उस शख्स की ज़हनी अमराज की अक्कासी ही करता है। आप देखिए ना कि बच्चों पे तो आमतौर पे पेरेंट्स को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जहाँ तक पर्टिकुलरली आपने टीचर्स की बात की, वो तो आप देखें कि आज से कुछ साल पहले क्या होता था, वो टीचर जो है 4, 5, 6 घंटे जितनी देर भी स्कूल में रहता था वो बच्चों की पिटाई ही करता रहता था, कभी उसकी बारी कभी उसकी कभी उसकी। तो ये तो ऑब्वियसली एक मैं समझता हूँ कि ज़हनी व नफ्सियाती अमराज की निशानी है, जिसको हमारे माशरे ने गलत तरीके से जस्टिफाई किया, ग्लैमराइज किया। दूसरी इसमें बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की थी अभी स्टार्ट में कि इसकी अलामात क्या होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ज़हनी व नफ्सियाती अमराज ने तकरीबन कोई 150 किस्म के हैं। हमने आमतौर पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का तो नाम सुना होता है, ये तो 2-3 है, तकरीबन 150 के करीब अमराज हैं। और उसकी फिर अगर आप कैटेगरीज की बात करें तो ये तकरीबन 400 साढ़े 400 के करीब अमराज बन जाते हैं। हर एक मर्ज़ की अलग अलग सी इसकी अलामात हैं, लेकिन अगर हम जेनेरिकली बात करें तो देखें, अगर आपकी ज़िंदगी ठीक तरह से नहीं गुजर रही, आपको जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं आप उनको बुरुए कार लाते हुए काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई कमी है, सारा कुछ अगर है भी फिर भी आपको लगता है कि ज़िंदगी में ठीक तरह से नहीं गुजार रहा या गुजारी, उसके अलावा एक तरह से ज़हनी अजियत बग़ैर वजह की सोचों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, सोचते रहना, काम ना कर सकना, फोकस ना रहना, ये कुछ जेनेरिक किस्म की अलामात इसमें आती हैं। लेकिन ये तो होगी अमराज की अलामत। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़हनी अमराज में मुब्तला नहीं होते, लेकिन वो ज़हनी कमज़ोरी में मुब्तला होते हैं। उससे वो क्या है कि ज़हनी कमज़ोरी, जैसे कि आजकल हर दूसरे शख्स को ज़हनी कमज़ोरी का शिकार है, जिसको हम रिसर्च भी बताती है हर 4 में से 1 जो शख्स है वो किसी ना किसी ज़हनी व नफ्सियाती मसले में मुब्तला है। वो ज़हनी कमज़ोरी क्या होती है जो कि बहुत सारे लोगों को है। अगर आप देखें कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, कोई भी चीज़ हो जाए फ़ौरन उसके एंड पे पहुंच जाते हैं कि बहुत बुरा मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। किसी की बात अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटी सी बात होती है, आप ऐसे जाके छत को लगते हैं कि आप में बर्दाश्त ही नहीं है। छोटी छोटी बात पे अगर आपका मूड ख़राब हो जाता है, अगर आपको गुस्सा आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, ख्याली पुलाव बड़े बड़े पकाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया फतह कर दूंगा, ऐसे कर लूंगा, लेकिन क्या है कि जब प्रैक्टिकली काम करना होता है तो वो आपसे होता नहीं है, आपको थकावट हो जाती है। अच्छा, अब ये तो होगी इसकी ऐसी ज़हनी कमज़ोरी की अलामत, जो कि ऐसे लोग जिनमें है बीमार नहीं है लेकिन ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर अली, इसमें शामिल कर लीजिएगा जो लोग बेचैनी का शिकार रहते हैं या उनसे एक जगह पर टिक के बैठा नहीं जाता या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं या हर वक्त कुछ ना कुछ करने की कोशिश करना, चलते फिरते रहना, उन लोगों को ज़हनी अमराज है या कोई और प्रॉब्लम है? देखिए इसमें जी जी बिल्कुल 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर तो ये बच्चों में इस तरह की अलामत है तो नहीं, बड़ों की बात करें, बच्चों की तो बच्चे तो करेंगे ही करेंगे। अमूमी तौर पे आजकल के जो बच्चे हैं जी, बच्चों में अगर ये बच्चों में अलामत है, ADHD हो गया, बड़ों की बात करते हैं जो खास तौर पे। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कुछ ज़िंदगी में जब कुछ सदमे लगते हैं ना, तो उन सोचों से भागने के लिए हम ऐसी हरकतें करते हैं कि मतलब कि आग कहीं और, धुआं कहीं और से उठता है। तो आमतौर पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो जल्दी में रहते हैं, वो चीज़ें कभी कभी गिरा देते हैं, ऐसी सोचों में रहते हैं, एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। आम तौर पर जब कोई ऐसा हमें सदमा या कोई परेशानी होती है जो कि दिमाग में फिक्स होती है, रिजॉल्व नहीं हुई होती, उसको ख़त्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अगर इसमें बेचैनी बजाय इसके कि टिक के उस मसले को सोचा जाए, उसका सदेबाब निकाला जाए, उसका हल निकाला जाए, असूली तौर पे तो यही होना चाहिए। लेकिन मसला ये है ना कि जब वो मसले जो हैं वो हमारे जहन में इतने दर्द देते हैं तो इंसान उन दर्द से भागने के लिए ऐसी चीज़ें करता है। अगर तो ये कोई इंसान कर लें कि जो मसले हुए उनको समझ के उनको रिजॉल्व कर लें, फिर तो सबके मसले ही हल हो। वन लाइनर अगर आप सोल्यूशन बता सके, इसके लिए कोई थेरेपी या किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है या फिर मेडिसिन कारगर साबित हो? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर तो ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हैं, किसी को जैसे लेट्स से एक मेजर डिप्रेशन है या कोई इस तरह के और मसले, स्किज़ोफ्रेनिया एंड ऑल दैट हैं, ज़हनी मसाइल में तो ऑब्वियसली ये थेरेपी और मेडिकेशन ही करनी पड़ेगी, वो खुद ठीक नहीं हो सकती। ये मैं बिल्कुल लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्वैक से बचना है। ये जो डिप्रेशन है इसका खुद इलाज नहीं होता, लेकिन अगर वक्ती तौर पर परेशानी है जो कि आमतौर पर इंसानों को होती रहती है, थोड़े बहुत ऊंच नीच, वो आप लाइफस्टाइल फैक्टर से चेंज कर सकते हैं। जरा फिजिकल एक्टिविटी करें, खाएं पिए, दोस्तों
दोस्तों से मिलें, उससे ठीक हो जाएंगे आप। थैंक यू। और एक अपना मी टाइम निकालें जिसमें आप बैठ के अपना एहतसाब करें, काम पर गलतियां कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढें, ना कि बेचैनी में भाग दौड़ शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अली अजबर मौजूद थे, माहिर नफ्सियात, और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफ़िज़।